हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय कुमार वर्मा और आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जो 11th जो है उसके सेकेंड जो यूनिट है उसमें दिया गया है और यह जो है उसमें जो बुक है उसमें सिर्फ उसका समीकरण दिया है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को दिया किसने और श्रोडिंगर इक्वेशन को किस बेस पे मतलब यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि किसी कण है, किसी कण में जो इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा, ठीक मतलब जो कोई कण है और इलेक्ट्रॉन है उनके जो होता है दो कण और जो इलेक्ट्रॉन है उसका आपस में एक दूसरे के साथ होता है जितनी वो प्रायिकता शो करेगी वह उसका इक्वेशन कहलाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है श्रोडिंगर नामक जो साइंटिस्ट ने हाइजेनबर्ग की अनिश्चयता का सिद्धांत, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चयता का सिद्धांत और डी ब्रॉगली की प्रकाश गति प्रकृति वाले जो नियम है इन दोनों को मिलाकर इन्होंने अपना इक्वेशन दिया जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इसमें क्या रहता है, दो एनर्जी काम करता है। सबसे पहला जो रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जो रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों के मान को जब हम एक समीकरण में जब रखेंगे तो ये क्या कहेगा कि इन दोनों जो रहेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों का मान जो है वह एक दूसरे के योगफल के हमेशा बराबर रहेगा। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ ये हो गया एनर्जी है ना, एनर्जी बराबर क्या होगा कि यहाँ पर ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया अपना समीकरण फर्स्ट है ना। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो के जो है तो के की बराबर यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 जो होता है ये mv स्क्वायर है ना। ये समीकरण अपना हो गया सेकंड। और हम नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कि अब P जो लिखे हम पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है V। ये समीकरण हो गया अपना तीसरा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड ये दोनों समीकरण को जब हम एक दूसरे से मिलाकर दोनों को हम मिला देंगे, इसलिए बोला है ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों है आपस में एक दूसरे के योगफल के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ रखेंगे कि ये हो गया एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पर सब मान लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर प्लस v। ये इक्वेशन नंबर 4 है ना। ये चार समीकरण हो गया। अब चार समीकरण होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 1/2 mv स्क्वायर है इसके मान को अब फिर समीकरण में रखेंगे। तो अब यहाँ पर समीकरण में क्या करेंगे कि 1/2 mv स्क्वायर का मान रखने पर v बराबर ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर mv स्क्वायर इंटू m प्लस यहाँ पर ये भी आ गया। ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि mv स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ये हो गया। तो इसके बाद क्या है सबसे ये इक्वेशन यहाँ पास आ गया। mv स्क्वायर का जब हम मान रखें तो 1/2 mv स्क्वायर mv स्क्वायर इंटू m प्लस यहाँ पर 3 आ गया। ये समीकरण 5। अब हम क्या रखेंगे कि जो यहाँ का जो वैल्यू है ये m इंटू mv स्क्वायर अपॉन m है तो यहाँ हम डालेंगे डी ब्रॉगली के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया डी, ठीक है डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार है ना। अब डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार जब हम लिखेंगे तो यहाँ पास क्या होगा कि डी ब्रॉगली इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो गया E बराबर 1/2 mv स्क्वायर है ना। फिर यहाँ पास आएगा प्लस ये होगा h इंटू लेमडा इंटू यहाँ पर ये 2m हो गया है ना, 2m हो गया। और उसके बाद अब ये यहाँ पास आ जाएगा प्लस v। ये हो गया समीकरण 6 है ना, ये समीकरण 6 हो गया। अब हम क्या यहाँ का वैल्यू स्क्वायर में रहेगा तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जब नेक्स्ट इक्वेशन जो आएगा उसमें जो h जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा भी जो रहेगा वो भी स्क्वायर हो जाएगा और जो m जो रहेगा वो तो ऑलरेडी 2m है मतलब 4m तो मतलब यहाँ जो रहेगा ये 2m रहेगा। तब हम क्या करेंगे 1/2 mv स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर और ये हो गया 2m और ये हो गया यहाँ पर b। ये हो गया समीकरण 7वां है ना। 7 इक्वेशन हो गया हम लोग का। ये 6 में ये होगा जिसमें हम डी ब्रॉगली के इक्वेशन को यहाँ पर यूज किए और उसके बाद यहाँ पास रखने के बाद क्या करेंगे इसमें एक इक्वेशन बना
ये भी एक समीकरण हो गया, ये डी ब्रॉगली के अनुसार हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लेमडा स्क्वायर का जो मान है, तो लेमडा स्क्वायर के मान को जब हम यहाँ रखेंगे और जो ई जो है इनके वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, तो ये जो रहेगा ये माइनस में आ जाएगा और ये जो रहेगा प्लस में चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर होगा, ये हो गया लेमडा स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, ये हो गया एम बी स्क्वायर, है ना। ये हो गया लेमडा यहाँ पास आया, तो ये पक्षांतर करने पर, है ना, यहाँ लिख सकते हो पक्षांतर करने पर, है ना। और ये अब इसके बाद क्या होगा कि 1/2 mv स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2m, और ये हो गया e माइनस बी, है ना, बराबर इनका भी यहाँ सेवा, ये 8 समीकरण हो गया। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं ना। ये हो गया लेमडा स्क्वायर को जब हम यहाँ बाहर निकालें तो ये 1/2 mv स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 2m, और उसके बाद ये जो वैल्यू जब यहाँ से यहाँ लगेगी वो, तो ये e माइनस बी, ये हो गया समीकरण 8। और ये जो समीकरण जो है इसको हम लाप्लासियन समीकरण कहेंगे, है ना, ये लाप्लासियन समीकरण। ठीक है, ये हो गया लाप्लासियन समीकरण। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो अब यहाँ तक ये समीकरण जो है वो 8 आ गए, है ना। तो यहाँ पर क्या था, लेमडा स्क्वायर था बराबर था 1/2 mv स्क्वायर, फिर था यहाँ पर h स्क्वायर इंटू 2m, फिर e माइनस बी, ये समीकरण 8। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो ये मान निकल गया, तो उसमें जब x, y और z के मान को जब हम लिखेंगे तब यहाँ एक इक्वेशन आता है, ये हो गया डेल स्क्वायर जो होता है ये फाई, ये हो गया यहाँ तरंग, है ना, जो आइगन जो है ये आइगन फलन का जो यहाँ पर मान यहाँ पर आएगा, जिसको कहेंगे हम फाई बराबर फाई 1 प्लस होता है, इसमें फाई 2 होता है। तो ये एक समीकरण की गणना कीजिए श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो यही श्रोडिंगर समीकरण की अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये हो गया डेल स्क्वायर अपॉन फाई, है ना, डेल स्क्वायर होता है, इसमें फाई अपॉन था यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस डेल स्क्वायर होता है फाई अपॉन था यहाँ पर डेल जो होता है वाई स्क्वायर, प्लस जो होता है डेल स्क्वायर होता है फाई अपॉन था यहाँ पर डेल जो होता है जेड स्क्वायर, बराबर था 8 पाई स्क्वायर एम इंटू एच स्क्वायर, बराबर इनका जो वैल्यू था वो ये हो गया। ये समीकरण जो है इसको 9 रखेंगे, है ना, यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट अब ये x, y और z ये कहाँ से आया, तो यहाँ निकाल लेंगे इसमें x, y, z का मान। ये हो गया x हो गया, ये हो गया y हो गया, और ये नेक्स्ट जो है ये हो गया z। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ये अब यहाँ पास रखेंगे, है ना। तो ये x स्क्वायर जो होता है इसमें w, x स्क्वायर जो होता है 5 अपॉन था x डेल x स्क्वायर, है ना, प्लस 4 पाई स्क्वायर होता है m इंटू एच स्क्वायर, ये समीकरण हो गया 10। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या y का मान निकालेंगे, तो ये डेल स्क्वायर होता है 5 अपॉन था डेल z स्क्वायर, प्लस 4 पाई स्क्वायर होता है m इंटू एच स्क्वायर, बराबर था ये 11वां इक्वेशन। अब 12 इक्वेशन में z के मान को निकाल देंगे, तो ये हो गया डेल स्क्वायर होता है 5 इंटू डेल z स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर होता है m इंटू एच स्क्वायर, ये था 12 इक्वेशन। तो समीकरण 10, 11 और 12, 10, 11 और 12, तो इसमें जब x, y और z के मान को जब हम यहाँ पास लिखे तो ये हो गया डेल x स्क्वायर डेल y स्क्वायर डेल z स्क्वायर, बराबर था 8 पाई स्क्वायर m, है ना। तो ये हो गया एक समीकरण। तो यहाँ पास ये जो इक्वेशन जो नेक्स्ट जो कर रहे हैं तीनों समीकरण को मिलाने पर, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा इसको हम समीकरण देंगे 13, है ना। तो कहाँ से मान आया, ये तो कंफर्म हो गया, इसका मान जो है तो यहाँ से आ गया, है ना। हो गए 10 2 मिनट, ठीक है। ये हो गया समीकरण यहाँ पर 13, मतलब ये x, y और z के मान को रखे तब, तो समीकरण में x, y और z के मान को रखे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो फाई है इसको अब हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण में फाई को कॉमन लेने पर, ये लिख सकते हो फाई को कॉमन लेने पर, तो बराबर यहाँ पास आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, बराबर था यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर एम इंटू एच स्क्वायर, ये समीकरण था 14, है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इनका संपूर्ण वैल्यू जो है वो जब रहेगा वो होगा फाई 1 बनेगा, और इनका जो वैल्यू है वो होगा फाई 2 बनेगा। तो अब यहाँ समीकरण में लिख सकते हैं
कि समीकरण में जब इनमें जो था माना जो यह समीकरण है श्रोडिंगर समीकरण में उनमें एक्स स्क्वायर जो था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डेल है ना डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन जो होता है डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, मतलब इनका संपूर्ण वैल्यू जो होता है फाई 1 और इनका संपूर्ण वैल्यू था वो होता है फाई 2। तो अब समीकरण यहाँ पर जो बनेगा वो हो गया फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। ये जो है ये इक्वेशन जो है ये यहाँ से निकला, ये श्रोडिंगर समीकरण है जिसमें इसको जो था आइगन जो है इसको आइगन और ये आइगन फलन है, ठीक है। और ये वाला जो इक्वेशन है इसको